स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। आई होप 11th बहुत अच्छे से होंगे आप लोग, और हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें भाई, व्यूज मिलते रहे हमको, और जिस कारण आपको भी कंटिन्यूअसली अच्छे अच्छे लेक्चर्स पे आपको वीडियोस मिलते रहे। तो 11th के लिए हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, और वो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक जमाना था जब इस टॉपिक को मैं सबसे पहले सेंड करता था, क्योंकि बायोलॉजी या धरती पे मौजूद हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली लाइफ प्रोसेस के आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, ये सब स्टार्ट किया। तो सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेल अगर आप स्टडी कर लेते हैं अच्छे से तो बायोलॉजी की काफी प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। आप एक तरीके से जान जाते हैं कि आखिर हम या अदर ऑर्गेनिज्म बने किससे। हमारे दिमाग में एक इमेज चलती है कि अगर हम बात करते हैं कि हम अपने बॉडी पे बड़ा घमंड कर लें, तो आप महसूस करेंगे नहीं, आप कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। आप और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेल से बना हुआ है, बस डिफरेंसेस है क्वांटिटी ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल पे। तो आज हम यही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा न्यू चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। द यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब ये था कि एक जीवन का ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। जैसे बात करें, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स हैं। शायद रूम नहीं होते तो वो बिल्डिंग नहीं होती, और अगर रूम में वॉल्स नहीं होते तो वो रूम नहीं होता, और वॉल्स में ब्रिक्स नहीं होते तो वॉल नहीं होती। यानी अगर पूरे बिल्डिंग की हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, पूरे बिल्डिंग की, तो वो उसकी ब्रिक्स है। एक ही जैसी ब्रिक्स ने मिलकर के वॉल्स का फॉर्मेशन किया, कई वॉल्स ने मिलकर के रूम का फॉर्मेशन किया, और जब रूम्स मिल गए तो एक होम बन गया, एक बिल्डिंग तैयार हो गई, एक प्यारा घर तैयार। हम कह सकते हैं यहाँ पर होम की जो यूनिट है वो यूनिट उसकी ब्रिक्स है, क्योंकि ब्रिक्स ने ही पूरे घर को बनाया है। हम एक खाली जमीन को घर नहीं कहते, हम खाली प्लॉट को घर नहीं कहते, क्योंकि वहां वॉल जैसी कोई चीज नहीं है। तो जैसे एक घर को ब्रिक्स ने बनाया है, एक बेसिक चीज थी ब्रिक्स, फिर तो बहुत चीजें चाहिए, मॉडर्न ईटी सब आ जाएगा, लेकिन बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक्स। बेसिक यूनिट ब्रिक्स है। सेम ऐसे अगर हम लाइफ की बात करें तो उस लाइफ की यूनिट है सेल। अब ये सेल क्या है ये भी मैं एक्सपोज करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड टुडेज टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। जानेंगे सेल कैसे इन्वेंट की गई और कैसे सेल थ्योरी क्या बनाई गई। चलिए चालू करते हैं अपने इस बेहतरीन से टॉपिक को, जो है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ढेर सारी आप सेल्स यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रेन पे अपनी इमेज बनाने के लिए मैंने ये रखा है। यहाँ पर ये देखिए सेल्स देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन है, और बीच में सेंटर पे देखिए आप देखें न्यूक्लियस है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ऐसी सेल्स आपकी पूरे बॉडी में फैली हुई हैं और आपकी बॉडी मेंटेन होती है। तो डेफिनेशन आपके लिए, नोट्स के लिए है, अ सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी सेल। तो बात स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल से। चलिए आता है अपने थोड़े स्टाइल में, डिस्कवरी ऑफ सेल पे चलते हैं। बात है
1665 एक पर्सन जो खाली बैठे हुए थे और इन्होंने कॉर्क, प्लांट है मान लीजिए, इस प्लांट की ये स्टेम है, ओके। इस स्टेम से बनाया जाता है कॉर्क, यानी जो वुड होता है उस वुड से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉर्क। आप उस कॉर्क को कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे कि लैब में हमारे जो कोनिकल फ्लास्क होते हैं, अभी तो लैब में आप देखा होगा अगर गए होंगे स्कूल की लैब में, तो वहां पर कोनिकल फ्लास्क में आपको अभी तो रबर के स्टॉपर लगे होते हैं, रबर के ऐसे स्टॉपर, ये जो रबर के स्टॉपर हैं इसे ही हम बोलते हैं कॉर्क, क्लियर। लेकिन ऐसा ही कॉर्क उस टाइम वुडन होता था, लकड़ियों का होता था। शायद आपने पुराने जमाने के देखे होंगे कुछ पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स में एक आपका कॉर्क का वुडन पार्ट का कवरिंग करी जाती है। तो 1665 का ईयर चल रहा था, अच्छा खासा मौसम था। हमारे एक साइंटिस्ट साहब आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, बहुत ही फेमस है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क के छोटे से पीस को जब माइक्रो, मान लीजिए छोटा सा पीस है, जब इसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, खुद का बनाया इनका माइक्रोस्कोप था, नॉर्मल माइक्रोस्कोप था, आज के माइक्रोस्कोप सा नहीं जो हम लैब में देखते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं, नॉर्मल सा इन्होंने माइक्रोस्कोप देखा। उस माइक्रोस्कोप में जब इस पीस को देखा तो वो पीस कुछ ऐसा दिखाई पड़ा, वो पीस कुछ ऐसा दिखाई पड़ा। कुछ ऐसा रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को नेम दिया सेलुला। रॉबर्ट हुक ने लैटिन वर्ड का यूज किया था। बेसिकली सेलुला का मतलब होता है अ स्मॉल कंपार्टमेंट, तो इस सेलुला का मीन था अ स्मॉल कंपार्टमेंट। छोटे छोटे रूम, और आप देख भी रहे हैं एक ही जैसे रूम पूरे कॉर्क में फैले हुए हैं। देखिए मैं आपको पूरी एक एनिमेटेड आपको बता रहा हूं डिस्कवरी कैसे डिस्कवरी हुई थी। तो 1665 में रॉबर्ट हुक खाली बैठे हुए थे, सर्दियों का मौसम था, और उस मौसम में रॉबर्ट हुक के दिमाग में आया कि चलो भाई इस वुडन पार्ट को देखें, कॉर्क को जरा टुकड़े करके जरा अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखें। ये इंस्पायर हुए थे माइक्रोस्कोप के लिए एक बहुत बड़े चश्मा बनाने वाले थे जिनका नाम था जैकेरियस जेन्सेन। उनके लेंस से ये मोटिवेट होकर के इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, और जब उस माइक्रोस्कोप में अपने इस कॉर्क के छोटे से पीस को देखा तो उन्हें एक अचंभित कर देने वाला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। बड़े एक्साइटेड हुए कि आखिर ये छोटे छोटे कॉम्ब-लाइक स्ट्रक्चर क्या दिख रहे हैं। ऐसे कॉम्ब-लाइक स्ट्रक्चर पूरे इस छोटे पीस में दिख रहा था, तो उन्होंने डिक्शनरी में नाम ढूंढना चालू किया। इन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट को नाम दिया सेलुला। इस सेलुला से इन्होंने आइडिया लगाया कि जब सेलुला एक छोटे से पूरे पीस में पूरे सेलुला लगे हुआ है तो पूरा वुडन सेलुला का था, यानी कि पूरे का पूरा प्लांट सेलुला से बना हुआ है। थोड़ी बहुत और चेंजमेंट किया गया तो इस सेलुला का लास्ट का पार्ट रिमूव कर दिया गया, लास्ट के पार्ट को रिमूव कर दिया गया और बचा केवल क्या, सेल। इस तरीके से डिस्कवरी हुई सेल। आज जो हम सेल कहते हैं वो पहले सेलुला हुआ करता था। उस सेलुला क्या था, क्या वुडन कॉर्क के पीस में हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे, अ स्मॉल कंपार्टमेंट था, और उसको रॉबर्ट हुक ने सेलुला टर्म दिया। रॉबर्ट हुक ने अंदाजा लगाया कि अगर एक कॉर्क के छोटे से पीस में सेल्स पाई जा रही हैं, सेलुला पाया जा रहा है, तो पूरे वुडन पूरे कॉर्क में वो है, और जब कॉर्क में है तो सिंपल सी बात है कि पूरे प्लांट में सेल
मौजूद होती है। इस तरीके से रॉबर्ट हुक इन्वेंटर बन गए हमारे सेल के, और सेल की डिस्कवरी करी गई और पब्लिकली ये सामने आई चीजें कि हाँ एक ऐसी यूनिट है जिनसे मिलकर के प्लांट बने हुए हैं। अभी एनिमल पे कोई बात नहीं है। प्लांट के बड़ा एक रिसर्च हो गया, बड़ा फेमस हो गया रॉबर्ट हुक, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये पता लगाना कि आखिर हमारी बॉडी किससे बनी हुई है या प्लांट बॉडी किससे बनी हुई है। हम तो बस खाने पीने से मतलब रखते हैं, लेकिन रॉबर्ट हुक ने सोचा कि नहीं, हमें पता लगाना है कि आखिर धरती पर ये जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स बने किससे हैं, और उन्होंने अपनी इस मेहनत को अंजाम दिया जिससे कि सेल की डिस्कवरी हो गई। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आपसे पुट अप किए जा सकते हैं, जैसा कि रॉबर्ट हुक ने एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो रॉबर्ट हुक नो डाउट। आपसे पूछ सकता है डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी, डेड सेल की डिस्कवरी। तो डेड सेल की डिस्कवरी पे भी क्वेश्चन जो जाएगा वो जाएगा डेड सेल की डिस्कवरी में रॉबर्ट हुक ने करी थी, बिकॉज़ कॉर्क क्या था, डेड था, प्लांट से अलग हुआ पार्ट था, ये पार्ट हमारा डेड था। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, प्लांट सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, प्लांट सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो प्लांट सेल की भी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक जी ने की थी, बिकॉज़ रॉबर्ट हुक ने वुडन पार्ट लिया था और वुडन जो पार्ट था वो एक प्लांट का पार्ट था। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कॉज किया सकता है कि प्लांट सेल का डिस्कवरर कौन था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवरी की सेल की, तो रॉबर्ट हुक ने बेसिकली सीन क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल का कौन सा पार्ट देखा था। तो यहां पर आपने आंसर देना है, रॉबर्ट हुक ने सेल का सेल वॉल देखा था। सेल वॉल आप जानते हैं प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जब उन्होंने देखा, क्योंकि जब डेड हो चुका है तो सिंपल सी बात है अंदर का सारा कंटेंट खत्म हो चुका था, तो जो दिख रहा था रॉबर्ट हुक जी को, वो रॉबर्ट हुक जी को दिख रहा था क्या, सेल वॉल दिखाई पड़ती। तो इतने क्वेश्चन रॉबर्ट हुक के डिस्कवरी पर आकर के खत्म होते हैं। कोई किसी से पीछे रहना चाहता नहीं है आज के युग में। 1672 या 73, बहुत सी बुक्स अलग अलग लिखती हैं, 72-73 के आसपास एक और घटना घटी। इस घटना को अंजाम देने के लिए हमारे पास एक दूसरी बड़ी पर्सनालिटी आई, और उस पर्सनालिटी का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक महान साइंटिस्ट, महान नाम के साथ एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भी चर्चा में है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भी खाली बैठे हुए थे और इन्होंने भी अपने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, और रॉबर्ट हुक जी के नक्शे कदम पर चल करके ये भी इंटरेस्ट रखने लगे चीजों को देखने में। अभी तक प्लांट सेल की डिस्कवरी मानी गई थी कि हाँ प्लांट नाम की कोई चीज होती है, सेल नाम की कोई चीज होती है जिनसे प्लांट बना हुआ था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक काफी गंभीर रूप से सोचते रहे। बारिश अच्छी खासी उस दिन हुई थी जिस दिन ये इन्होंने एक कहानी रच डाली। उस रेनी सीजन में इनके घर की छत पर रेन वाटर डिपॉजिट पड़ा हुआ था, काफी दिन का डिपॉजिटेड वाटर था। ये पास गए और उस वाटर को ले आए। घर के पास फील्ड थी, उस फील्ड में पानी भरा हुआ था, उसका वाटर ले आए और ला करके माइक्रोस्कोप में जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा उस वाटर सैंपल को, जब इन्होंने देखा तब इन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिख डाले, जैसे कॉमनली इन्होंने बोला एनिमल क्यूल्स।
एनिमल क्यूज। छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म देखिए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को ये नहीं पता था कि जो वो आज देख रहे हैं आने वाले समय में वो अमीबा के नाम से जाना जाएगा, आने वाले समय में पैरामीशियम के नाम से जाना जाएगा। एक बहुत बड़ी डिस्कवरी, बहुत हिडन डिस्कवरी थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की। जब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने उस वाटर सैंपल को देखा तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बोला कि यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, यानी कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो डिस्कवर किया उसे पूरे को एनिमल क्यूल्स बोला, और उन्होंने बताया कि इस टाइप की सेल्स एनिमल सेल्स में मिलती है, एनिमल में मिलती है, और ये बन गए इन्वेंटर ऑफ एनिमल सेल। धोखे से देखा, और आज जो आप अमीबा पढ़ते चले आते हैं वो डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही जब वाटर सैंपल को देखा फील्ड से लाए हुए पॉन्ड वाटर देखते हुए, तो उन्होंने अमीबा की डिस्कवरी कर दी थी। लेकिन उस समय अमीबा नाम नहीं किसी को पता था, उन्होंने सिर्फ एनिमल सेल बोला कि एनिमल्स में दूसरी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, और उन्होंने इसे नाम दिया एनिमल सेल। तो देखा जाए दो महान डिस्कवरीज हुई बायोलॉजी में। एक रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने प्लांट बॉडी की प्लांट सेल की डिस्कवरी करी, और दूसरे हमारे थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जिन्होंने एनिमल सेल की डिस्कवरी करी। जो कंटेंट देखा उन्होंने वाटर सेल में, कई सारी सेल्स देखी, उन्होंने पूरे को पूरे एनिमल क्यूल्स बोला। तो ये एनिमल क्यूल्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए और नीट के लिए। अभी इनकी मुलाकात कराते हैं, हम आपकी मुलाकात इन दोनों साइंटिस्टों से कराते हैं, दिखाते हैं आपको भी इनके। तो इतना देख लीजिए, ये एक जनरल क्राइटेरिया था जैसे डिस्कवरी हुई हमारे सेल। पहले रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया, देन हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सेल के बारे में बताया, खासकर वो एनिमल सेल की डिस्कवरी उन्होंने करी थी। चलिए ये देखिए हमारे दोनों साइंटिस्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। रॉबर्ट हुक है डिस्कवर्ड सेल, एंड मिस्टर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड द एनिमल सेल। इस तरीके से देखिए दोनों ही काफी बेहतरीन टाइप के साइंटिस्ट थे, और अगर आप देखें इस चार्ट में तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उस टाइम की पिक है जो रखी गई थी। और जब इन्होंने चीजें देखी तो इसी को ही उन्होंने सेलुलर टर्म लिया था, इसी को उन्होंने सेलुलर टर्म लिया था जो अब सेल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताने का सिर्फ एक मतलब था, वो मतलब ये है कि धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं, एक्सेप्ट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो नहीं रखते हैं सेल, बताएंगे कभी आपको। तो ऐसी सेल्स पाई जा रही थी पूरे कॉर के पीस में। कॉर के पीस का आइडिया लगाया गया जब प्लांट की रिसर्च की, अगर पता चला हाँ सब में सेल्स पाई जा रही हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की मदद से एनिमल सेल की डिस्कवरी हुई, और तब जाकर के पब्लिकली ये सबको पता चला कि कोई भी ह्यूमन हो या अदर एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, उनकी बॉडी एक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है जिसे हम नाम लेंगे सेल। तो अभी आपके दिमाग में चीज डाल देनी है अपने कि हमारी बॉडी जो है वो सेल का कंपोजिशन है। 10 to the power 14 अरब सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद है। 10 to the power 14 अरब सेल्स। ओके, आपको शुद्ध हिंदी में बता देता हूँ, अरब सेल्स हैं, आप काउंट नहीं कर पाएंगे इतनी सेल्स को। 10 to the power 14 अरब सेल्स से हमारी बॉडी बनी है, और उसी सेल के बारे में हम जानने जा रहे हैं कि आखिर वो सेल है क्या चीज, आखिर वो सेल का केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सेल बनी किससे है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप इनके देख लीजिए पिक्सो, काफी अच्छे इंसान हैं ये दोनों भाई, अपने रहे नहीं दुनिया में। तो सेल पे बात जाए तो सेल का जब बात हुई तो माइक्रोस्कोप एक बहुत जरूरी चीज बनी उस समय के लिए। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो शायद कभी भी सेल को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, बिकॉज हमारी आईज में वो पावर नहीं है नेकेड आईज में कि हम टाइनी स्ट्रक्चर्स को देख सकें। शायद हमारी आंखों में अगर वो पावर होती तो आज हम माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी हमें क्योंकि हमारे माइक्रोस्कोप चीजों को कई हजार गुना बड़ा करके दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं दो मेन कैटेगरी है माइक्रोस्कोप की। बेसिकली ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। दो टाइप के माइक्रोस्कोप आपको मिलेंगे मार्केट में, मेजर टू टाइप्स के। फर्स्ट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सेकंड इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके लिए नॉर्मल
एकेडमिक स्कूल्स में नहीं होते हैं माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। तो जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की बात आती है तो एक तरीके का सिंपल, यानी जो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप को यूज किया था वो माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप था। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत ही ज्यादा टाइनी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, यानी सेल जो कि नहीं दिखाई पड़ेगी उसके अंदर मौजूद सेल्स को देख लेते हैं, उसके अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सबको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो दो कैटेगरी सिंपल और इलेक्ट्रॉन वाली, तो वही पता था इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवॉल्व द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल। ये डिस्कवरी जब हुई तब हमें उस डिस्कवरी के कारण, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के कारण हम सेल्स को ढूंढ पाए। कंपाउंड से आप घबराइएगा नहीं, कंपाउंड में 2 आईपीस होते हैं, 2 आईपीस से वो कंपाउंड हो जाता है। इसी में तो बहुत मॉडिफिकेशन आ गया, अब तो लाइट भी रहती है, लाइट का सोर्स दे करके हम देख सकते हैं चीजों को। क्लियर? तो आप नॉर्मल सेल को देखने के लिए इस लाइट, इस सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जबकि अगर आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, बहुत ही सेल के अंदर आपको चीजें देखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, तो फिर वो आपको इन सेल्स में दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके इंटरनल एनाटॉमी के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। क्लियर? तो ये दो तरीके के माइक्रोस्कोप हो गए। आगे चलते हैं। सेल थ्योरी, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब क्या बना? देखिए बहुत से लोग होते बता देते हैं सेल थ्योरी ये थी, इसमें ये लिख दिया गया, इसमें लिख दिया गया। ये थ्योरी बनाई क्यों गई? तो हमारे एमजे स्लाइडर एंड थियोडोर स्वान दोनों काफी अच्छे फ्रेंड थे, बहुत ही गहरी दोस्ती थी इन दोनों में। एक हमारे भाई साहब बॉटनिस्ट थे, तो एक हमारे जूलॉजिस्ट थे, यानी एक को बॉटनी पे अच्छा पकड़, एक को जूलॉजी पे अच्छी पकड़। तो दोनों लोग बैठे और बोला चलो सेल की डिस्कवरी तो हो गई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बात काफी समय निकल आया। ये 1839 के आसपास का आ गया, कहाँ 1600 में, यानी लगभग 100-150 साल बाद, 100-150 साल बाद ये चर्चा उठी। इतना देखिए कैसे देश था, मतलब कि डिस्कवरी की बात करें तो इतनी आसान चीजें नहीं थी जो आज हम आसानी से सेल पढ़ते हैं। सेल के बाद सेल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन सोचिए 100-150 साल का गेम लग गया बीच में। इन दोनों साइंटिस्टों ने पहल करी, एमजे स्लाइडर एंड थियोडोर स्वान ने। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी? तो सेल थ्योरी जो प्रपोज करी गई वो स्लाइडन एंड स्वान ने प्रपोज करी। आप छोटे से नाम को लर्न कर सकते हैं, स्लाइडन एंड स्वान, नॉट एट ऑल जरूरी नहीं कि आप पूरे नाम को लर्न करें, बट स्लाइडन एंड स्वान लर्न कर दीजिए। स्लाइडन और स्वान बैठे थे, इन्होंने आपस में चर्चा करी कि यार रॉबर्ट हुक कहते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जा रही है, वो डिफरेंट सेल है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का कहना है एनिमल सेल अलग है। दोनों ने कहा यार कुछ ऐसी डिफिनेशन बनाओ जो कॉमन हो, यानी सेल के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो एनिमल और प्लांट को एक साथ रखे, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बनाओ। लग गए दोनों लोग, और दोनों लोगों ने मिलकर के सेल की एक कॉमन डिफिनेशन बनाई। वही कॉमन डिफिनेशन आज सेल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। कॉमन डिफिनेशन का मतलब यही था कि प्लांट को अलग ना करें, एनिमल को अलग ना करें। बात जब सेल की है तो सिर्फ सेल की चर्चा उठे, ना प्लांट की चर्चा उठे, ना एनिमल की चर्चा उठे। सेल की एक कॉमन डिफिनेशन बने, और वो कॉमन डिफिनेशन को नाम दिया गया सेल थ्योरी। तो स्लाइडन एंड स्वान ने काफी स्टडी किया और प्रपोज किया एक थ्योरी जिसे सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। थ्योरी वही राइट है। अब थ्योरी थी क्या? थियोडोर स्वान प्लांट सेल के परेशान थे कि यार प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एंड हमारे जो स्लाइडन साहब थे ये भी अपना बता रहे थे। तो दोनों ने कॉमन जब डिफिनेशन बनाई तो सेल थ्योरी बनती क्या? देखिए सेल थ्योरी बनी क्या। सेल थ्योरी की बात करें तो सबसे पहला टर्म आता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। कह रहे धरती पे जितनी भी सेल्स बनी हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो सेल से बने हैं, चाहे वो प्लांट हो भाई, चाहे वो एनिमल, ना तुम्हारी नाम। इसको मैं कुछ ऐसे बताता हूं। अगर हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी का सबसे पहला टर्म निकल के आता है, वो ये है फर्स्ट ऑल लिविंग organisms
मेड अप ऑफ सेल। पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। धरती का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट, सेल इज द structural and functional unit। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर दीजिए या फिर ऑफ बॉडी। दूसरी कॉमन डिफिनेशन, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कह रहे हैं कि सेल बॉडी की एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। देखिए एक चीज को समझिएगा, सेल थ्योरी का पहला पॉइंट कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेकंड पॉइंट दिया गया कि सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कर दीजिए, ऑफ ऑर्गेनिज्म कर दीजिए, सब सेम है, दो। लेकिन इस चीज में दो चीजें तो पता ही, तब के देखिए आज के लिए बड़ा आसान लग रहा होगा सर, अभी तो थोड़ा हमें पता ही है बॉडी सेल से बनती है सर, और जैसे कि ब्रिक्स ने घर को बनाया ऐसे हमारी सेल हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, फंक्शन करती है। लेकिन बेटा उस समय 16th सेंचुरी पे आप चले जाइए तो लोगों को खाने की चिंता रहती थी, उनको डिस्कवरी की परेशानी होती, डिस्कवरी करना था। उस टाइम पे ये बनाया गया है। आज आपके लिए डिफिनेशन कॉमन सी लगती है, लेकिन उस टाइम के लिए एक बड़ी चीज थी। तो स्लाइडर एंड स्वान ने मिलकर के दो ही पॉइंट को बनाया कि धरती का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। दूसरा, सेल ही बॉडी की या लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी बनी इसी से है। जैसे आपकी बॉडी में सेल्स है वैसे आपकी बॉडी है। आपकी बोन सेल से बनी है, बोन की हाइट ज्यादा है, बोन की लेंथ ज्यादा है, बोन में सेल ज्यादा है, आपकी हाइट ज्यादा दिखाई पड़ेगी। स्ट्रक्चर दे रहा है आपको सेल। फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी सेल में ही सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं। आप अगर सोचें कि आप कुछ कर रहे हैं तो नहीं, मैं अगर हाथ मूव कर रहा हूं तो हमारी सेल्स में प्रोटीन की चेंजेस हो रही, प्रोटीन सिकुड़ रहे हैं और फैल रहे हैं, सेल की ही देन है। हम बोल रहे हैं सेल की ही देन है, आप सुन रहे हैं सेल की ही देन है। सेल्स नहीं होती आपके ईयर्स के अंदर तो आप चीजों को सुन नहीं सकते थे। तो हर एक काम सेल कर रहा है, यानी फंक्शन भी सेल दे रहा है। इसीलिए हमने बोला स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। इन सब के बाद एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ और बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन तैयार हुआ हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत फेमस क्वेश्चन तैयार हुआ। क्वेश्चन क्या बना, एक साइंटिस्ट आए बीच में, साइंटिस्ट ने कहा भाई आप मेरी बात को सुने, और इन्होंने, जो साइंटिस्ट का नाम था जान लें, इन साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बोला कि एक पॉइंट यहां पर और ऐड करिए, और वो पॉइंट होगा क्या, वो अपनी भाषा में बोला। और अपनी भाषा में क्या बोला ना, देखिए क्या बोलते हैं अपनी भाषा में भाई साहब जी। इन्होंने बोला ओमनिस सेलुलर एसेलुलर। देखिए सेलुलर टर्म आ गया, सेल से रिलेटेड। उस समय सेल सेलुलर बोला जा रहा था, लैटिन वर्ड्स थे। ओमनिस सेलुलर एसेलुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल के गए हमारे रुडोल्फ विर्चो जी। रुडोल्फ विर्चो ने बोला ओमनिस सेलुलर एसेलुलर, बस इतना ही बोले। लेकिन इस चीज का मीन क्या था? इस चीज का मीन था ऑल न्यू सेल arises from pre-existing cell। ये दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रुडोल्फ विर्चो ने एक थर्ड पॉइंट जोड़ा इसमें, और थर्ड पॉइंट जुड़ गया ओमनिस सेलुलर एसेलुलर, और इसका मीन था ऑल न्यू सेल arises from pre-existing cell। मतलब कि हर एक नई सेल जो भी बन रही है
वो ओल्ड सेल से बनी है, पहले से मौजूद सेल से बनी है। आप मेरे को एक बात बताइए, आपके कोई वाउंड लग जाता है, कोई घाव हो जाता है, आपका वो घाव हील हो जाता है, स्किन फिर से पूरी वैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी सेल्स है वो नई नई सेल्स को बना रही है, जिस कारण आपका हील हो गया वो। वही चीज को यहाँ पर एक पॉइंट वाइज दिया गया है कि ऑल न्यू सेल राइजेस, जितनी भी बॉडी हमारी नई सेल बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल बनाती है, पहले से मौजूद सेल डिवाइड करती हैं और वो आपकी बॉडी में सेल्स को बनाती हैं, फिर ऐसा चलता रहता है और आपकी बॉडी में नई नई सेल्स आती रहती हैं। क्लियर? तो ये बताया था ओमनिस सुल्ला एसुल्ला रुडोल्फ विर्चो ने। अब इन 3 पॉइंट्स को मिलाकर के कंप्लीट होती है हमारी सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी पूरी कंप्लीट करने के पीछे 3 लोग आ गए। पहले थे हमारे स्लाइडन, स्वान एंड देन रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो का पॉइंट बहुत फेमस है कि व्हाट इज द मेंट बाय ओमनिस सुल्ला एसुल्ला एंड हु वाज गिवन द टर्म ओमनिस सुल्ला एसुल्ला, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था और इसका मीन। ओके, ये थी आपकी सेल की थ्योरी। एक कॉमन डिफिनेशन बताई गई सेल की, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो चाहे एनिमल्स हो, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इस जगह पे। आप कहीं पर भी नहीं बोल सकते सर ये पॉइंट प्लांट का है या ये पॉइंट एनिमल का, नहीं कर सकते। यही कॉमन डिफिनेशन के चक्कर में स्लाइडन एंड स्वान फेमस हुए और उन्होंने सेल थ्योरी दे डाली। ओके, स्लाइडन एंड स्वान की बात खत्म करके आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे सेल्स के बारे में। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल हमारी है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दुनिया की नोन लिविंग सेल्स में स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल मानी जाती है। तो हो सकता है एक नॉर्मल 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। अगर बात करें लार्जेस्ट सेल की तो लार्जेस्ट सेल हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। याद रखिएगा, कई लोग सोचते हैं एग ऑफ ऑस्ट्रिच का मतलब पूरा पूरा अंडा ही है। इसके अंदर यॉल्क होता है, उस यॉल्क में मौजूद सेल्स होती हैं, उसे बोलते हैं ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो वो आपकी लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल, अगर हम लंबी सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल होती हैं। ये नर्व सेल हमारी बॉडी को सेंसेशन प्रोवाइड कराती हैं, सेंसिटिविटी देती हैं। ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं नर्व सेल। तो ये क्या है? लॉन्गेस्ट है, लंबी है। अप्रोक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक ये सेल्स हो सकती हैं और खास करके आपके स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं ये सेल्स। आपकी जो लॉन्गेस्ट है, आपके बैकबोन के बीच में एक स्पाइनल कॉर्ड नाम की चीज होती है, उस जगह पे मौजूद होती है ये सेल। तो इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है, बढ़िया सेल्स है। ह्यूमन आरबीसी अगर बात करें तो ह्यूमन की आरबीसी का डायमीटर आपको दिया जा रहा है कि ये डायमीटर उसका इतना होता है 7 मिली माइक्रोन इन डायमीटर में। साइज ऑफ बैक्टीरिया दिया गया है, बैक्टीरिया का जो साइज होता है 3 to 5 मिली माइक्रोन होता है। तो इस तरीके से एक सेल के बारे में हमने आज जाना कि हाँ एक सेल नाम की कोई चीज थी, कैसे डिस्कवर किया गया और कैसे एक सेल को डिफाइन किया गया। तो अभी मेरा जो लेक्चर ये आज का था, ये सिर्फ इतना आपको याद दिलाना था कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे सेल थ्योरी दी गई और आप महसूस कर सके कि आपकी बॉडी इज अ कंपोजिशन ऑफ सेल। आपकी बॉडी सेल्स का कंपोजिशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ सेल से बनी है हमारी बॉडी। अब हमें इस सेल को भी डिस्क्राइब करना, आखिर ये सेल किससे बना हुआ, आखिर इस सेल का केमिकल कंपोजिशन क्या है। भाई ये तो हमें पता चल गया कि चलिए भाई हमारी बॉडी हो या प्लांट की बॉडी हो वो सेल से बनी हुई है। अब हमें ये समझना है आखिर सेल किससे बना हुआ है। जब हम जान पाएंगे कि सेल किससे बना हुआ है तब शायद हम समझ सके अपने आप। आप नाश्ते में, लंच में, डिनर में न जाने कितने सेल्स खा जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं ये क्या सर ने बोलते हैं, सेल्स कहाँ खाते हैं हम लोग। तो सेल्स, आप जो स्पाइनच खा रहे हैं, आप सैलेड खाते हैं, आप वेजिटेबल्स खाते हैं, आप दाल खाते हैं, ये सब क्या है? सब प्लांट से तो बने हुए हैं और प्लांट से बने इसका मतलब वहां सेल मौजूद है। तो हम बहुत सारे सेल्स को खाते हैं डेली। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा आज का जो लेक्चर बेस्ड रहा वो बेस्ड रहा लेक्चर हमारे सेल के इंट्रोडक्शन पे, सेल की डिस्कवरी पे एंड सेल थ्योरी पे। नेक्स्ट टाइम पे आपको जो वीडियो मैं दूंगा, अब चालू होगा वीडियो सेल के डिस्क्रिप्शन पे। आखिर सेल के सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, कैसे सेल के ऑर्गेनल्स काम करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा ये।
इस लेक्चर को आप कंटिन्यूअसली देखते जरूर चलें, इस चैप्टर के लेक्चर को, क्योंकि सेल बहुत ही बेसिक चीज है पूरे बायोलॉजी के लिए। और एक बार अगर आप यहाँ पर सेल की चीजों को समझ जाते हैं तो इन फ्यूचर आपने फिर कोई प्रॉब्लम सेल से नहीं आने वाली है। तो एक चीज और टर्म याद रख लें कि जब भी हम सेल की बात करेंगे तो जो स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल is known as cytology. साइटोलॉजी। तो हम साइटोलॉजी की बात करें तो भाई आपको मैं 11th में इतना दे दूंगा साइटोलॉजी के बारे में कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज इस चैप्टर को रेगुलर देखते रहें, चैप्टर को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचे ये हमारा साइटोलॉजी यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।